बच्चे जब से 9th-10th में आते हैं ना, तो कहते हैं पाई इरेशनल क्यों है, इसका प्रूफ क्या है, क्योंकि उन्होंने वो √2 √3 इरेशनल पे रिसर्च करी होती है कि √2 और √3 इरेशनल क्यों है, फिर पाई आ जाता है। अब बच्चे पूछते सर ये पाई इरेशनल क्यों है, इसका प्रूफ क्या है, और जब तक पाई चलता रहता है पाई इरेशनल क्यों है, ये दिमाग में घंटी बजती रहती है। अब कहानी क्या है कि इसका प्रूफ वैसे आसान नहीं है, लेकिन इसका प्रूफ बिल्कुल जेई के फंडों से हो जाता है। और आज हम इसका जेई के स्टूडेंट्स के लेवल का प्रूफ बताएंगे, जो एक जेई का स्टूडेंट अच्छे से समझ सकता है। और मैं जानता हूं वो खुद सोचना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, पर जेई के स्टूडेंट के लिए वो कोई मुश्किल नहीं है, वो स्टेप समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट इससे हमें यह भी पता लगता है कि जेई का सिलेबस कोई लाइट वेट नहीं है। बहुत सारे रिसर्च लेवल पेपर्स भी जेई के सिलेबस से समझे जा सकते हैं। और यह चीज समझ के हमें एक्चुअली मजा आता है कि हम एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका जो सिलेबस है वो हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें समझने के लिए सशक्त बना रहा है, स्ट्रांग बना रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि ये चीज मैं कैसे सोचूंगा या किसके दिमाग में आई, आप ये सोचिए कि जेई लेवल से ये सब समझना कितना आसान है। तो देयर आर मेनी प्रूफ्स, बट मैं इस वाले को चूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जेई के फंडों के में ऐसा बच्चा जिसने शायद जेई एडवांस लेवल की तैयारी भी नहीं करी है, मेंस लेवल की तैयारी भी करी है, वो भी इसको बड़े आराम से समझ सकता है। तो इसको समझना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या क्या जेई के टूल्स इस्तेमाल होंगे, मैं उन टूल्स से आपको अवगत करा देता हूं थोड़ा सा। लेट मी टेल यू अबाउट दीज टूल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इस फंक्शन के बारे में बात करता है, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पर n इंटू a माइनस बी एक्स रेस्ट पर n। a b नेचुरल नंबर्स हैं, n भी नेचुरल नंबर्स हैं। इस फंक्शन के बारे में थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड सम थिंग्स अबाउट दीज फंक्शंस। एक तो सबसे पहले ऑफ कोर्स ये एक पॉलिनोमियल है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं, आप समझ सकते हैं। दूसरा इसकी डिग्री 2n है। जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे ना तो आप देख सकते हैं इसकी डिग्री 2n होगी, क्योंकि x की पावर n इसमें से भी निकलेगा, इसमें से भी निकलेगा, बस वही एक 2n वाला टर्म होगा, सबसे बड़ी डिग्री वही देगा। बाकी जो लोएस्ट पावर होगी वो x की पावर n होगी, उससे छोटी पावर इसमें एग्जिस्ट करेगी नहीं जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे। दूसरा, इट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट x इक्वल टू a/2b, इसका जो भी ग्राफ होगा। अब ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जरा देखिए, जब उस x को अगर हम अंदर ले जाते हैं इस px में, तो ये ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्वाड्रेटिक बन जाता है, यानी ये उस क्वाड्रेटिक की पावर n है। और क्वाड्रेटिक जो है आप जानते ही हैं, क्वाड्रेटिक का ग्राफ या तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, जो एक पॉइंट, एक लाइन x इक्वल टू ये जो बीच में से जाती है, जो इसकी एक्सिस होती है उसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो इसकी एक्सिस क्या होगी, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर की। आप जानते हैं इसमें जो इसका वर्टेक्स होगा माइनस a बाय माइनस ऑफ माइनस a बाय माइनस 2b, तो वो कितना आ जाएगा, माइनस b/2a होता है ना उसका वर्टेक्स। y कोऑर्डिनेट से हमें मतलब नहीं है, वो जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है उसके बारे में बात है। तो माइनस b का काम कौन कर रहा है, माइनस a अपॉन 2a विच इज माइनस b। तो x इक्वल टू a/2b के अबाउट ये सिमेट्रिकल होगा, अंदर वाला पार्ट। और जब ये अंदर वाला पार्ट x इक्वल टू a/2b के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, तो पावर n आप करते रहिए, वो सिमेट्री हमेशा ही देखेगी, हमेशा ही। तो एक इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये बात हमें बड़े आराम से समझना आती है। दूसरी बात, इसमें x को 0 डालो और x को a/b डालो तो आंसर 0 आएगा। ऑफ कोर्स x को 0 डालेंगे, आप देख जाएंगे आंसर 0 आ रहा है, x को a/b डालिए तो भी आंसर 0 आ रहा है। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा कुछ सोचना पड़े, और आगे भी ऐसा नहीं होगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अब इसका ग्राफ जरा इमेजिन करते हैं। जब n इवन है, अगर n इवन है तो तुम समझ सकते हो ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, दिस विल नेवर बी नेगेटिव। ये x की पावर लेट्स से 10 a माइनस बी एक्स की पावर 10, इट विल नेवर बी नेगेटिव। तब इसका ग्राफ कैसा होगा, इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, वेवी कर्व से बना सकते हैं, a/b पे आके बाउंस करेगा, फिर ऊपर जाएगा और सिमेट्री है, फिर वापस ऐसा। तो n इवन पे ऐसा ग्राफ होगा, और ये 0 से a/b के बीच में पॉजिटिव रहेगा। एक्चुअली तो जब n इवन है तो पूरा ही पॉजिटिव है, पर इस जोन में जरूर पॉजिटिव है, इस चीज की हमें रिक्वायरमेंट आने वाली है। जब n ऑड है तो x जब इंफिनिटी होगा तो वो एक नेगेटिव आंसर देगा। आप खुद समझ सकते हैं कि जैसे x की पावर 7 5 माइनस 3x की पावर 7 है, और जब इसमें x टेंडिंग टू इंफिनिटी, x जब बहुत बड़ा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो वो नीचे से स्टार्ट होगा, फिर a/b पे 0 होगा, फिर ऊपर यहां तक जाएगा तो 0, यहां पे नेगेटिव,
पॉजिटिव, और तुम ध्यान दो कि सिमेट्री है यहां पे, तो वापस यहां से ऐसे लौट जाए। तो यहां तक की बात हमें समझ में आती है कि इसके ग्राफ ऐसे बनेंगे। आप भी वेरियस एग्जाम्पल लेके 7, 6 वगैरह लेके देख सकते हैं। ऑल्सो 0 से a बाई बी के बीच में ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि जब आप इसमें भी वेवी कर्व बनाएंगे ना, तो ये 0 है, ये a बाई बी है, तो माइनस प्लस माइनस, तो वेवी कर्व के हिसाब से ऐसा दिखेगा। तो भी इसमें ये पॉजिटिव ही है। वो जो पिछला वाला था वो तो बहुत ही बढ़िया था, 0 और a बाई बी, उसमें यहां प्लस से शुरू होता है, यहां पे बाउंस होता है, फिर वापस प्लस, तो वो तो ऐसा जा रहा था। लेकिन ये तो नीचे से शुरू होगा, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये, तो ये भी 0 टू a बाई बी पॉजिटिव ही है, और x इक्वल टू a बाई टू बी के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब जैसा इधर होगा वैसा इधर। अब सिमेट्री की वजह से भी हम एक बड़ी चीज, अच्छी चीज क्लेम कर सकते हैं कि दोनों ही ग्राफ में आप ऑब्जर्व करो 0 से a बाई बी के बीच में, और हम बात कर रहे हैं 0 से a बाई के बी के बीच में, जीरो से a बाई बी के बीच में अगर हम सिर्फ इस जोन की बात कर रहे हैं, इस जोन की, इस जोन में इसकी मैक्स वैल्यू यहां अचीव हो रही है, उसी पॉइंट पे जहां पर ये सिमेट्रिकल है। हम बाकी की बात ही नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन x इज बिटवीन 0 टू a बाई बी, हम उसी के बारे में बात करते हैं। 0 टू a बाई बी के बीच में जितने भी x है उनमें जो मैक्सिमम वैल्यू, वो बीच का पॉइंट जहां पे वो सिमेट्री है ना, वो पीक की तरह होगा, माउंटेन पीक की तरह। और मान लीजिए उसकी वैल्यू लेट से अल्फा आती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 से a बाई बी के बीच में अल्फा है। उस अल्फा की वैल्यू की भी हमें जरूरत नहीं है, बस हमें पता है कोई एक मैक्सिमम वैल्यू है इसकी अल्फा, और हम इस फंक्शन को सिर्फ 0 टू a बाई बी के बीच में ही कंसिडर करेंगे, बाकी जगह हमें कंसिडर करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बाकी ग्राफ की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे प्रूफ में, इसलिए हम उसको देख भी नहीं रहे। तो वी आर नॉट इवन लुकिंग एट द फुल ग्राफ, वी आर जस्ट लुकिंग एट द पार्ट जो 0 से a बाई बी के बीच में आएगा। अब यही px को अगर हम लिखते हैं और एक्सपैंड करते हैं, तो आप समझ सकते हैं इसमें x की पावर n का एक टर्म आएगा। भाई x की पावर n से छोटे जितनी भी पावर्स होंगी वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी इसमें, पर x की पावर n का एक टर्म आएगा, n+1 का, n+2 का, और x की पावर 2n तक जाएगा। सबके कुछ कोफिशिएंट्स होंगे। अब इसे अगर बायनोमियल से एक्सपैंड कर लो, a और b खुद नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये λ0, λ1, λ2, λn, ये सब के सब आपके इंटीजर्स ही होने वाले हैं। कोई सा भी ऐसा नहीं होगा जिसमें इंटीजर नहीं होगा, सबके सब इंटीजर होंगे। तो इसका मतलब इसको एक्सपैंड करोगे तो कोफिशिएंट्स विल ऑलवेज बी इंटीजर्स, दैट इज वन थिंग वी कैन बी वेरी श्योर ऑफ। स्मॉलेस्ट पावर x की पावर n है, हाईएस्ट पावर x की पावर 2n है, उसके पहले के सारे कोफिशिएंट 0 है, मतलब वो टर्म्स है ही नहीं। तो दिस इज समथिंग विच वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, बायनोमियल वगैरह सबने पढ़ाई होता है, इतना तक कोई बच्चा क्लास 11th का भी समझ जाएगा। अब ये जो px है, अगर मान लीजिए मैं p ऑफ 0 निकालूं, तो सब में x की जगह 0 डाल दूंगा, तो जब सब में x की जगह 0 डाल दूंगा तो आंसर 0 ही आ जाएगा, तो p ऑफ 0 0 है। p' 0 के बारे में बात करेंगे तो ये एक बार डिफरेंशिएट होगा, ये एक बार, और हम लोग ना डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं टिल n-1, मतलब p' टिल pn-1। तो मान लीजिए n अगर 4 है तो हम p0, p'0, p'0, p'0 तक की बात कर रहे हैं, तो n के हिसाब से हम उतने डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो लेट्स से फॉर अ पर्टिकुलर n, लेट्स से मैंने पहला डेरिवेटिव लिया, तो जब मैंने पहला डेरिवेटिव लिया तो यहां n x की पावर n-1, n+1 x की पावर n, ये सब टर्म्स में बाहर कूद जाएंगे पावर्स, और फिर आप x को 0 डालोगे तो आंसर 0 ही आएगा। इनफैक्ट जब तक आप n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट भी करोगे ना, तो तुम समझ सकते हो कि ये x भागेंगे नहीं, मतलब n-1 टाइम्स डेरिवेटिव भी लोगे तो भी पहली टर्म में भी एक x बच ही जाएगा, मतलब n कूदेगा पावर में, फिर n-1 कूदेगा, फिर ऐसे ऐसे करते रहते λ0, और अभी भी क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करते तो यहाँ n-1 हो जाता है, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ n-2 हो जाएगा। आप n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x बच जाएगा, तो भी इसमें x है, इसमें ज्यादा x की हायर पावर होगी, x² होगा, उसमें x³ होगा, यानी x तो बचेगा, और अगर आप 0 डालोगे तो वो सारे के सारे उड़ जाएंगे। तो मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पे, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इनफैक्ट
n माइनस वन एट डेरिवेटिव जीरो ही देने वाला है इस फंक्शन का, जीरो पे। उसके अलावा अगर हम उसके आगे डेरिवेटिव स्टार्ट करें, मतलब अब हमें हो गया n एट डेरिवेटिव तक, n माइनस वन एट डेरिवेटिव तो जीरो होगा जीरो पे, उसके आगे करें तो लेट्स से हम n बार डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि अब शायद यहां पर x खत्म हो जाएंगे। तो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना, n लैम्डा नॉट x की पावर n माइनस वन प्लस ये सब होगा, फिर एक बार और डिफरेंशिएट किया तो n माइनस वन लैम्डा नॉट x की पावर n माइनस टू, और ऐसे करते करते मैंने n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया। तो तुम समझ सकते हो वो तब ऐसा हो जाएगा, लैम्डा नॉट के साथ n माइनस वन n माइनस टू ऐसे जंप करते करते n फैक्टोरियल जंप कर जाएगा और x बचेगा नहीं। बट ध्यान दीजिए अगली टर्म में लैम्डा वन होगा, उसमें n प्लस वन वगैरह ये सब होंगे, पर एक x बचा होगा उसमें, बाकी सब में x होगा। तो अब अगर मैं, ये हमारा क्या आ रहा है, p nth डेरिवेटिव x, ये आया। अब इसमें मैं x को जीरो डालूं तो ये सारे उड़ जाएंगे, ये बच जाएगा। तो nth डेरिवेटिव में अगर x इक्वल टू जीरो डालूं मैं, तो फॉर श्योर n फैक्टोरियल लैम्डा नॉट बचेगा। फिर मैं एक बार और डेरिवेटिव ले लूं तो ये भी भाग जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट था। फिर अगली बार एक और डेरिवेटिव लेने के बाद ये वाला x चला जाएगा, तो ये वाला कोफिशिएंट बचेगा। तो अगली बार n प्लस वन डेरिवेटिव लिया जाएगा और जीरो डाला जाएगा, तो n प्लस वन फैक्टोरियल लैम्डा वन बचेगा। फिर n प्लस टू बार डेरिवेटिव लिया जाए फिर जीरो डाला जाए तो n प्लस टू फैक्टोरियल लैम्डा टू बचेगा। तो सब में ऐसा ही वो जो ओरिजिनल कोफिशिएंट थे उनके साथ वो लैम्डा आ जाएगा और बाकी सब टर्म जीरो होती चली जाएंगी। ये बात भी हमें समझ में आती है। ये सब हम क्यों देख रहे हैं इस फंक्शन के बारे में, क्योंकि पूरा खेल इसी फंक्शन के अंदर छिपा हुआ है। यही फंक्शन से विद इन 2-3 स्टेप के अंदर प्रूव हो जाता है कि पाई इरैशनल क्यों है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जो जो चीजें हम प्रूव करते जा रहे हैं उनको देखते जाइए, नोट करते जाइए, और कैसे ये चीजें आपस में जुड़ने वाली हैं उसमें मजा है। तो हमें, अच्छा ऑफ कोर्स क्योंकि सिमेट्री है, आपको बताया था कि x इक्वल टू ए बाई टू बी के अबाउट सिमेट्री है, तो जैसा इधर होता है वैसा इधर होता है। तो जब अगर x इक्वल टू जीरो पे वो इनिशियल वाले सारे टर्म्स के डेरिवेटिव जीरो आ रहे थे, तो a बाई बी, a डैश बाई बी, a डबल डैश बाई बी, मतलब p डबल डैश बाई ए बी, a बाई बी पे भी वही काम होगा। इनफैक्ट एक चीज समझिए, अगर आप हायर डेरिवेटिव लेंगे n से n माइनस वन के आगे वाले, तो वो सेम आंसर नहीं देगा, वो एक प्लस माइनस के साथ देगा। मतलब अब अगर आप n, लेट्स से n की वैल्यू 3 है और आप थर्ड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो जो जीरो पे आंसर आया था थर्ड डेरिवेटिव का और जो a बाई बी पे आएगा, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, पर वो साइन में प्लस माइनस का चेंज हो सकता है। क्यों हो सकता है मैं दिखाता हूं। कोई एक सिंपल केस लेके दिखा देता हूं। जैसे a अगर 2 है और b इक्वल टू 1 है, तो px ये n मान लीजिए 1 ही ले लो, p ऑफ 0 0 है, p ऑफ 2 भी 0 है, बट p डैश 0 देखो, p डैश 0 में क्या होगा, इसकी स्लोप 0 पे 2 और इसकी स्लोप 2 पे -2 आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि सिमेट्री है ना। तो देखो स्लोप एक तरफ से एक्यूट एंगल, एक तरफ से पॉजिटिव ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, तो प्लस और माइनस का चेंज हो जाता है। पर डबल डेरिवेटिव निकालोगे इसका तो -2 ही निकलेगा दोनों केसेस में, तो डबल डेरिवेटिव चेंज नहीं हो रहा है। तो कुछ चेंज हो जाते हैं प्लस माइनस, कुछ नहीं चेंज होते हैं। और कई लोगों ने गेस कर भी लिया होगा, ऑड इवन का चक्कर होगा, कुछ इवन टाइम्स वाले में चेंज नहीं होता होगा, ऑड वाले में चेंज हो जाता होगा, डबल डेरिवेटिव सेम आएंगे, ट्रिपल डेरिवेटिव वापस प्लस माइनस हो जाएंगे। तो मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, और हमें इनकी वैल्यू से कोई खास मतलब नहीं है, प्लस कब आएगा या माइनस कब आएगा, इस सबसे ज्यादा टेंशन नहीं है। फंडा यही है कि अगर उस पॉलिनोमियल में जीरो डालें या a बाई बी डालें, और किस में डालें, उनके nth डेरिवेटिव में, n प्लस वन एथ डेरिवेटिव में, n प्लस टू एथ डेरिवेटिव में, तो जीरो डालेंगे और n प्लस वन, जीरो एथ डेरिवेटिव में, nth डेरिवेटिव में जीरो डालेंगे और a बाई बी डालेंगे, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। n प्लस वन एथ डेरिवेटिव में भी जीरो डालेंगे या a बाई बी डालेंगे तो भी मैग्नीट्यूड सेम आएगा, प्लस माइनस का चेंज हो सकता है। n प्लस टू एथ डेरिवेटिव में भी जीरो डालेंगे, a बाई बी डालेंगे तो भी प्लस माइनस का चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। और जो छोटे वाले डेरिवेटिव है, nth डेरिवेटिव से पहले वाले, उसमें चाहे जीरो डालो चाहे a बाई बी डालो तो आंसर जीरो ही आएगा। क्योंकि हाँ मैं जानता हूं प्लस माइनस का चेंज उसमें भी हो सकता है, पर जब
कोई चीज जीरो है तो प्लस माइनस के चेंज से क्या फर्क पड़ेगा, जीरो ही होगी। तो n से छोटे वाले डेरिवेटिव, मतलब लेट से n अगर 5 है तो P4 तक आप आराम से जीरो डालो या a/b डालो, आपका आंसर जीरो ही मिलेगा। P4 इज नथिंग बट 4 डेरिवेटिव। लेकिन जैसे ही अगर n अगर 5 है तो आपने P5 निकाला, तो जीरो डालोगे या a/b डालोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू सेम भी हो सकती है, एक दूसरे की नेगेटिव भी हो सकती है। 6 डेरिवेटिव भी निकाल दिया अगर आपने, तो जीरो डालो या a/b डालो तो वो वैल्यू सेम भी हो सकती है, एक दूसरे की नेगेटिव भी हो सकती है। पर जो भी वैल्यू होंगी भाई, ये इंटीजर्स थे। आपने प्रूव किया था ना ओरिजिनल कोफिशिएंट्स इंटीजर्स आते थे, ये इंटीजर्स हैं। तो ये इंटीजर इंटू n फैक्टोरियल, ये इंटीजर इंटू n+1 फैक्टोरियल, ये इंटीजर इंटू n+2 फैक्टोरियल, मतलब ऐसी कुछ वैल्यूज होंगी, ये बात पक्की है। हमने इतनी अजीब सी चीज क्यों डिराइव की, देखिएगा कितने स्ट्रांगली ये यूज होने वाली है। खैर, एक सिंपल चीज जो सब लोग जेई के इंटीग्रेशन में जानते ही हैं कि इंटीग्रल अल्फा टू बीटा एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल अल्फा टू बीटा मॉड एफ एक्स डी एक्स। मॉड के इंटीग्रल से वो छोटा ही होगा। इनफैक्ट अगर मैं मॉड की या फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, मान लीजिए किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अल्फा है और मैं फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेट्स से म्यू है, तो अल्फा से बीटा अगर मैं इंटीग्रल कर रहा हूं तो मैं एफ एक्स की जगह म्यू डाल दूंगा, तो म्यू का जो इंटीग्रल होगा वो इससे बड़ा ही होगा। ये सब लोगों ने एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो जेई में पढ़ा होता है। तो ये एक और टूल है जो यूज होगा। इसके अलावा एक और टूल जो यूज होता है वो होता है कंटिन्यूड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अगर हम मेनी टाइम्स अप्लाई करते हैं, तो आप जैसे जानते तो हो ही, इसमें आप ये काम करते हो कि पी एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड वाले का इंटीग्रल माइनस बड़ा सा इंटीग्रल फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और सेकेंड वाले का इंटीग्रल डीएक्स, ये आप एक बार लगाते हो। पर आप इसी चीज को बार बार लगाते चलो, तो जैसे इसको क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं P और Q का एक बार इंटीग्रल है तो Q1 माइनस, अब इसी में वापस वही काम कर सकते हैं, P डैश फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड वाले का इंटीग्रल, तो Q का दो बार इंटीग्रल हो रहा है तो Q2 माइनस माइनस प्लस बड़ा वाला इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रल। और इस प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास एक कंटिन्यूड सीरीज बनती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, जिसे हम मेनी टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं, और वो बहुत यूजफुल रहती है अगर px पॉलिनोमियल होता है। वो ऐसा काम करती है कि px इंटू qx का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें अगर, तो ये ऐसे सीरीज बन जाएगी कि पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रल माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले का दो बार इंटीग्रल, फिर ये इसका दो बार डेरिवेटिव, तीसरे वाले का तीन बार इंटीग्रल। ये पावर्स नहीं है 1 2 3 5 4, दीज आर नॉट पावर्स, 3, दीज आर नॉट पावर्स, दीज आर नॉट पावर्स, ये पावर्स नहीं है। आपका जो P ऑफ K है वो K डेरिवेटिव ऑफ Px है, मतलब आप उस फंक्शन को K टाइम्स डिफरेंशिएट कर, और Q के ऊपर जो K लिखा है उसका मतलब है आप उसको K बार इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जस्ट इस चीज को ध्यान रखिएगा, दीज आर नॉट पावर्स, दीज आर योर डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स। तो आप ऐसे कई बार ऐसे ऐसे लिखते चले जा सकते हैं। अब अगर ये बात समझ में आती है तो पॉलिनोमियल के केस में ये इतना मजेदार क्यों हो जाता है, क्यों मान लीजिए px की डिग्री कुछ n है और k जो है आप n से बड़ा है, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, p के तब जीरो हो जाएगा, तो इसलिए ये सीरीज ना खत्म हो जाती है, दिस सीरीज जस्ट एंड्स देयर। मान लीजिए अगर आप px आपका 2 डिग्री है, तो जैसे अगर आप ये वाला देखिए, एक सिंपल सा ही एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए इसके लिए आपको ये अप्लाई करना है, तो px इंटीग्रल ऑफ e रेस्ट पर x इज e रेस्ट पर x माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इंटीग्रल ऑफ दो बार इंटीग्रल करना e रेस्ट पर x का, तो e रेस्ट पर x ही आ रहा है, प्लस 2, फिर तीन बार इंटीग्रल e रेस्ट पर x प्लस 0। अब बाकी सारे जीरो ही होते चले जाएंगे क्योंकि 2 का डेरिवेटिव 0। तो पॉलिनोमियल अगर ये वाला फंक्शन px होता है ना तो बहुत अच्छा हो जाता है, इट बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि आगे वाले सारे उड़ जाते हैं। अदरवाइज नहीं तो तुम ध्यान दो, वो खत्म नहीं होगा, वो ऐसे चलता चला जाएगा, इट कीप्स ऑन गोइंग।
ये ऐसे चलता ही चला जाएगा, ये खत्म नहीं हो रहा, ये इंटीग्रल बनता ही चला जाएगा। वो तो जब आपका ये जीरो होना चालू हो जाए ना, ये वाला, तो मजा आता है इसमें। खैर हम आगे चलते हैं। अब ये देखिए, हमने वो सारे टूल्स इकट्ठे कर लिए जो पाई को इर्रेशनल को प्रूव करने के लिए हमारे को चाहिए थे जेई सिलेबस से। अब हम 3 सिंपल स्टेप्स में पाई को इर्रेशनल प्रूव कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली ये सोचना कि इन सब चीजों को लाके कैसे कनेक्ट किया जाए ये मुश्किल है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी पक्का है कि अगर यहां तक हम पहुंच गए तो आगे वाली चीज समझना बहुत आसान है। तो देखिए किस तरह से हम लोग करेंगे। और जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, काफी सारी चीजें रिवाइज करने के लिए जो टूल्स यूज हो रहे हैं वो डेफिनेटली जेई के सिलेबस में है ही। तो चलिए स्टेप 1 हम मानेंगे, पहला स्टेप 3 स्टेप में प्रूव करना है। पहला स्टेप हम मान लेंगे पाई इज a upon b वेयर a and b आर नेचुरल नंबर्स और जीसीडी ऑफ a and b इज 1, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। याद रखो √2 को भी जब इर्रेशनल प्रूव किया था तो हमने यही काम किया था उसमें कि √2 को a upon b अज्यूम किया था, a और b नेचुरल नंबर्स हैं, जीसीडी ऑफ a and b 1 है, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये काम √2 के लिए किया था, वही पाई के लिए कर रहे हैं कि ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो ये है, और फिर हम प्रूव करेंगे कि ये जो अजम्पशन है हमारा ये गलत है, तो कॉन्ट्रडिक्शन लेके आएंगे, हो जाएगा। स्टेप 2 ये होगा कि वो जो हमारा px है ये चाहे ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, ये जो हमारा px है हम प्रूव करेंगे कि 1/n फैक्टोरियल 0 से पाई px sin x का जो इंटीग्रल है वो एक नेचुरल नंबर है। हम ये प्रूव करेंगे स्टेप 2 में, अगर पाई a upon b है तो, और n एक नेचुरल नंबर है। अब ध्यान दीजिए 1/n फैक्टोरियल है, हम उसकी कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू n फैक्टोरियल से डिवाइड होकर एक नेचुरल नंबर देती है, ये बात हम साबित करने जाएंगे। और पाई a upon b है, इस असम्पशन के तहत चलेंगे जो हमने स्टेप 1 में लिया हुआ है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। तो स्टेप 2 विच इज द लॉन्गेस्ट स्टेप ऑफ दिस प्रूफ, उसकी तरफ चलते हैं। तो अच्छा, स्टेप 3 क्या होगा मैं ये भी बता देता हूं। स्टेप 3 में हम ये प्रूव करेंगे कि अब जिस चीज को हमने नेचुरल नंबर प्रूव किया है उसकी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेते हैं तो वो लेस देन इक्वल टू 0 आ जाती है। और क्योंकि हमें पता ही है ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो वो 0 आ जाती है, जो भी कह लीजिए। तो उधर से वो प्रूव हो रहा है कि वो हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा, और इधर वो बोल रहा है कि बहुत बड़ा n डालने पे उसका आंसर लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, इसलिए यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा कि नेचुरल नंबर का जो सीक्वेंस आप n की वैल्यू 100, 1000, 10,000, 10 करोड़, 20 करोड़, 50,000 करोड़ ऐसे डालते जा रहे हैं, तो एक नेचुरल नंबर का सीक्वेंस क्रिएट हो रहा है उधर से। और वो कह रहा है कि आपका वो सीक्वेंस अल्टीमेटली 0 लेस देन इक्वल टू 0 पे पहुंच जाएगा। ऐसे नहीं होगा, इट वोंट हैपन। नेचुरल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं है, वो नेचुरल नंबर ही है, दैट्स अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, तो दैट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू 0 नो मैटर हाउ बिग योर n गोस। ये कॉन्ट्रडिक्शन हम लोग लेके आएंगे और फिर से हम प्रूव करेंगे पाई इर्रेशनल है, क्योंकि हमारा जो स्टेप 1 था जिसमें हमने अज्यूम किया था पाई इक्वल टू a upon b, ये दोनों स्टेप 2 और स्टेप 3 उसी अजम्पशन के तहत आपको मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मान लीजिए पाई a upon b है, दैट इज आवर स्टेप 1, वो अजम्पशन लिया। स्टेप 2 अब हम इस इंटीग्रल के बारे में बात कर रहे हैं एंड वी हैव टू शो दैट इट इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। तो px के बारे में हमने काफी रिसर्च की थी अभी थोड़ी देर पहले, और अब आप समझ भी रहे होंगे कि उस रिसर्च का यूज यहां पे आने वाला है, इसलिए करवाई थी। तो जैसे हमने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे और मल्टीपल बार लगाएंगे और लगाते चले जाएंगे। और क्यों लगाएंगे? क्योंकि px हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2n है, तो हम लगाते चले जाएंगे लगाते चले जाएंगे। और लगाने से फायदा क्या होगा कि मान लीजिए हमने पहले px लिखा, फिर p1x, p2x, p3x ऐसे चलता गया और p2nx तक हम पहुंच गए। उसके आगे वाले सारे डेरिवेटिव तो उड़ ही जाने, तो उनकी तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसकी डिग्री 2n है, तो 2n के आगे तो सब 0 ही हो जाएगा। और ये जो sin x है ना, इसके इंटीग्रल लिखना बहुत आसान है। पहला वाला माइनस cos x, फिर माइनस sin x, मतलब दूसरा वाला माइनस cos x का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस sin x। माइनस sin x का क्या होगा? cos x। फिर इसका इंटीग्रल क्या होगा? sin x। तो बड़े आराम से ये हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस पूरे को लिख सकते हैं। और हमें शो करना है ये सब चीज जो इसमें जब लिमिट लगाई जाएगी 0 से पाई, ध्यान दीजिए 0 से पाई हम लिमिट लगा रहे हैं, हम इंटीग्रल 0 से पाई लिया, वी हैव टेकन द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई।
और इस केस में मान के बैठे हैं कि पाई ए अपॉन बी है। हम जब लिमिट्स डालेंगे तो हम शो करना चाहेंगे कि ये इंटीजर आता है। तो लेट्स पुट लिमिट्स पाई, पाई बोल दो, ए बाई बी बोल दो, कुछ भी बोल दो, क्योंकि अभी तो आपने मान के बैठे ना पाई ए बाई बी है, इसी एजम्पशन के तहत आप काम कर रहे हैं। तो हम लिमिट्स पुट करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे और हम शो करेंगे कि ये नेचुरल नंबर आता है। दैट इज व्हाट वाज आवर स्टेप 2। तो अब जैसे ही मैं पाई और जीरो डालूंगा तो सबसे पहले देखो कुछ टर्म्स में साइन एक्स है, जैसे इस टर्म में देखो साइन एक्स है, इस टर्म में साइन एक्स है, कई सारी टर्म्स में साइन एक्स होगा। अब चाहे उसमें पाई डालो चाहे जीरो डालो, वो लिमिट्स देते वक्त वो तो जीरो ही हो जाने वाला है, तो उसका तो टेंशन ही खत्म हो गया। ओरिजिनल जो पी एक्स है वो जीरो और पाई दोनों पे जीरो होगा। क्यों होगा जीरो? भाई कॉस जीरो नहीं होगा, पी एक्स क्यों जीरो होगा? आप ध्यान दो, पी एक्स हमारा ये था, ये था हमारा पी एक्स, जो पी ऑफ जीरो और आपने पी ऑफ ए बाई बी दोनों को जीरो बताया था। आपने ग्राफ भी देखे थे इनके, इनका ग्राफ या तो ऐसा रहता है या तो इसका ग्राफ ऐसा रहता है, या इसका ग्राफ ऐसा रहता है। तो जीरो और ए बाई बी दोनों पे इस फंक्शन की वैल्यू जीरो ही है। और ए बाई बी डालना है, क्यों डाल रहे हैं हम? पाई डालना चाहिए। भाई पाई को ए बाई बी माना गया है स्टेप 1 में, तो चाहे पाई सब्स्टिट्यूट करो चाहे ए बाई बी सब्स्टिट्यूट करो, एक ही बात है। तो हमें पता है ये तो जीरो देगा, तो साइन एक्स वाली सारी टर्म जीरो ऐसी दे देंगी, उसका कोई कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं इन्हें डालने के बाद। पी एक्स का कोई कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं। और कॉस एक्स वाली जो टर्म्स होंगी वो कभी प्लस कॉस एक्स आ रहा है, कभी माइनस कॉस एक्स आ रहा है, और उसमें भी आप अल्टीमेटली अपर लिमिट पाई डालोगे, लोअर लिमिट जीरो डालोगे, तो कभी तो वो कॉस एक्स 1 बन जाएगा, कभी -1 बन जाएगा। करेक्ट? मुझे वैल्यू निकालने की सिर्फ खास जरूरत है भी नहीं, मुझे बस इतना पता है कि इसमें से ना अल्टीमेटली ना एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, इस तरह का एक्सप्रेशन होगा, पी एन एक्स पी एन प्लस 1x से लेकर पी टू एन। ध्यान रखो 2n के आगे वाले तो पहले ही जीरो हो गए थे, 2n के आगे वाले तो पहले ही जीरो हो गए थे। अब ये भी हमने प्रूव किया था इस स्टेप पे, जब हमने ये कहा था कि ये कि पी जीरो, पी डैश जीरो, पी डबल डैश जीरो, पी एन -1 जीरो, इनके डेरिवेटिव जीरो डालने पे जीरो हो जाते हैं, ये हमने प्रूव किया था। वो nth डेरिवेटिव से कुछ कुछ नंबर आने शुरू होते हैं, पर उसके पहले वाले सारे जीरो हो जाते हैं। और a बाई बी पर भी ऐसा काम होगा। आई नो प्लस माइनस का लोचा हो सकता है उनके बीच में क्योंकि सिमिट्री है, लेकिन जीरो के साथ क्या प्लस माइनस का लोचा? हमें यह भी पता है वो वाले भी सारे के सारे भाग जाएंगे। तो अगर वो भी भाग गए, सो दिस इज वेरी क्लियर कि हमारे पास जो बचेगा ना वो इतना सही बचेगा। भाई n-1 तक के तो चाहे जीरो डालो चाहे a बाई बी डालो, a बाई बी मतलब पाई, जीरो ही देंगे। और आप एक चीज सोचो, योर टर्म्स जो cos x जो sin x वाली टर्म्स थी वो वैसे ही भाग गई, अब बच गई cos x वाली टर्म्स। अब cos x वाली टर्म्स कुछ कुछ में होंगी, सब में होंगी भी नहीं, कुछ कुछ में होंगी, वो +1 या -1 देंगी। तो ये एक्सप्रेशन कुछ कुछ ऐसा आएगा, कुछ में +1 के प्लस होगा, कुछ में माइनस होगा। मुझे ये भी नहीं पता कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, ये भी नहीं पता। इनफैक्ट ये फर्क भी नहीं पड़ेगा मुझे, बस ये एक्सप्रेशन ऐसा आएगा जिसमें मैं पाई और जीरो डालूंगा। और जब मैं पाई और जीरो डालूंगा तो आप एक चीज समझ लीजिए, जैसे मैंने जीरो डाला तो पी एन जीरो के बारे में बात हो रही है, वो n फैक्टोरियल इंटू लैम्डा नॉट होगा। पी एन +1 जीरो कितना होगा? n+1 फैक्टोरियल इंटू लैम्डा नॉट होगा, लैम्डा 1 होगा। वो इस तरह से होगा। फिर पाई डालने पे भी उसी का प्लस या माइनस आएगा। तो ये n फैक्टोरियल लैम्डा नॉट, n फैक्टोरियल लैम्डा नॉट, ये ऐड सब्ट्रैक्ट होते रहेंगे, ये भी ऐड सब्ट्रैक्ट होते रहेंगे, इस तरह से चलेगा। क्योंकि कभी तो वो पाई पे और जीरो पे सेम आंसर देगा तो वो वाली टर्म कट जाएगी, कभी वो पाई और जीरो पे एक दूसरे के नेगेटिव आंसर देगा तो वो टर्म डबल हो जाएगी। पर जो भी होगा वो यही सब के होंगे कॉम्बिनेशन। इनमें से बहुत सारे होंगे भी नहीं, मैं ये भी मानता हूं इसमें बहुत सारे होंगे भी नहीं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे, तुम ध्यान दो, बहुत सारे साइन एक्स के साथ थे, वो वैसे ही भाग गए होंगे। साइन एक्स के साथ सारे ऑड वाले हैं, तो इसके अंदर जो भी ऑड वाले वो पहले ही भाग चुके हैं।
पर जो बचेगा ये बचेगा या उसके साथ, अब मुझे ये सब जरूरत भी नहीं है जानने की कौन सा वाला प्लस के साथ है कौन सा वाला माइनस के साथ है, किसी को एक्स्ट्रा तो नहीं लिख दिया इनमें से, कोई सा तो था ही नहीं, आप क्यों लिख रहे हो, जो भी है आई डोंट इवन केयर। मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूं, आंसर इंटीजर है, आंसर इंटीजर रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो हर एक टर्म में से n फैक्टोरियल कॉमन निकल रहा है, पहली बात, हर टर्म में से, तो नीचे वाला n फैक्टोरियल तो उड़ जाएगा। मुझे नहीं पता प्लस माइनस क्या है, हो सकता है कोई सी टर्म हो ही ना, हो सकता है ये हो ही ना, तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, बाकी सब में से भी n फैक्टोरियल तो कॉमन आ ही रहा है ना, n फैक्टोरियल तो कटेगा। अब ये जो लैम्डा 0 लैम्डा 1 के साथ कुछ कुछ n मल्टीप्लायर होंगे तो वो तो इंटीजर्स ही होंगे, कुछ प्लस हो रहे होंगे कुछ माइनस, इंटीजर ही आएगा ना, तो अल्टीमेटली ये एक इंटीजर होगा, ये बात को लेके हम एकदम श्योर है। मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, मैंने वैल्यू निकाली भी नहीं है, वैल्यू की जरूरत भी नहीं है, वैल्यू की जरूरत भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता कि कौन सी टर्म बचेगी कौन सी नहीं बचेगी, पर जो होंगे वो अल्टीमेटली n फैक्टोरियल से डिवाइड होने के बाद भी इंटीजर्स ही देंगे, क्योंकि सबके साथ n फैक्टोरियल या n+1 फैक्टोरियल या n+2 फैक्टोरियल ये सब प्रेजेंट है, तो वो तो n फैक्टोरियल का जुगाड़ कर देगा। साथ में लैम्डा 0 लैम्डा 1 लैम्डा 2 होंगे, अगर नहीं भी होंगे तो भी वो तो इंटीजर्स ही हैं। डू यू रिमेंबर यू प्रूव्ड दैट दोज आर इंटीजर्स, दिस इज व्हाट यू प्रूव्ड। ये तो हमने सबसे पहले इस px के बारे में बोला था, ये सारे के सारे जो कोफिशिएंट होते हैं px के, ये सब ये इंटीजर्स हैं। जब आपने कहा था कि हाँ इसको एक्सपैंड करेंगे तो इंटीजर ही आएंगे क्योंकि a और b नेचुरल नंबर है, बाइनोमियल से एक्सपैंड करोगे इंटीजर ही आएगा, तो वो इंटीजर्स हैं। तो ये बात मेरे को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई कि भाई ये जो है इंटीजर है पक्का। तो मतलब हमने प्रूव कर दिया कि वो जो इंटीग्रल था 0 से पाई 1/n फैक्टोरियल था, px sin x dx, वो एक इंटीजर आता है, ये बात हम साबित कर चुके हैं। पर हमें इंटीजर नहीं साबित करना था, हमें नेचुरल नंबर साबित करना था, वो भी हो गया, नेचुरल नंबर है। क्यों? क्योंकि भाई ये 0 से पाई के बीच में ये पॉजिटिव रहता है और ये भी 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव ही है। लोग पूछेंगे भाई क्यों पॉजिटिव है ये 0 से पाई के बीच में? भाई 0 से पाई के बीच में ये इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि पाई आपका a/b है, और आपने खुद ही कहा था कि हाँ सर वो फंक्शन जो है 0 से a/b के बीच में ग्राफ ऐसा रखता है। अब इसके बाद आगे वो ऐसे जाता है या ऐसे जाता है वो डाउट है, लेकिन हमें मतलब नहीं, हम तो 0 से a/b के बीच में ही बात कर रहे हैं और उसमें तो पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव उसका इंटीग्रल कर रहे हैं और अभी तक हमने लिमिट नहीं लगाई है n पे। तो एक पॉजिटिव आंसर होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव आंसर है इंटीजर है तो वो क्या होगा? नेचुरल नंबर ही होगा। तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर है। एंड यस वी हैव प्रूव्ड दैट 1/n फैक्टोरियल 0 से पाई px sin x dx इज अ नेचुरल नंबर फॉर एवरी n। अगर आपका पाई a/b है तो इस अजम्पशन के तहत ये प्रूफ हुआ है। ये मत सोचिएगा ये सही ये प्रूफ हुआ है, ये हमने एक अजम्पशन के तहत किया कि पाई a/b है। अब स्टेप 3 आते हैं कि हम ये प्रूव करेंगे कि यार ये लेकिन बोल रहा है कि इसकी लिमिट लेस देन इक्वल टू 0 है, वो कह रहा है कि सारे n के लिए नेचुरल नंबर दूंगा, ये कह रहा है जब मैं n को बहुत बड़ा कर दूंगा तो आंसर लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये तो गलत बात हो गई यार, अब तुम नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 0 कैसे हो जाएगा? वो थोड़ी गलत है, वो अपनी रेंज को थोड़ी उससे गद्दारी करेगा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। ये प्रूव करना बहुत ही आसान है, लेट्स स्टार्ट। ये था फंक्शन, ये हमारा px, दिस इज आवर px। ये अपने मॉड के इंटीग्रल से छोटा ही होगा, छोटा या इक्वल होगा, और वैसे मॉड लगाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो खुद ही पॉजिटिव एक्चुअली इक्वल ही होगा। पर आप याद करो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है 0 से पाई के बीच में, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू वो अल्फा मान लो। आपको याद है ना वो पीक पर आंसर फंक्शन ऐसा है, जो भी है पीक पर आंसर वैल्यू उसकी अल्फा ही थी, a/2b अल्फा। हमने माना था कि ये पीक पर अल्फा है, चाहे वो फंक्शन हमारा ऐसा ग्राफ बनाए चाहे ऐसा ग्राफ बनाए, 0 से a/b के बीच में इस जोन में इसकी पीक अल्फा वैल्यू देगी। तो यानी ये अल्फा से छोटा ही होगा, तो अल्फा की पावर n डाल दिया, तो मतलब ये वाला इंटीग्रल इससे छोटा ही है, तो मतलब ये इंटीग्रल अल्फा की पावर n पाई से छोटा है। अब 1/n फैक्टोरियल से डिवाइड करके दोनों साइड लिमिट ले लो, तो ये लिमिट तो 0 आएगी। भाई ठीक है, पाई बाहर आ गया और उसमें अल्फा आपका n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। आप बोलोगे सर अल्फा n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन्फिनिटी जा रहा है, अल्फा हो सकता है 1 से बड़ा होगा। मान लो अल्फा 50 करोड़ है, नीचे n फैक्टोरियल है,
मान लो अल्फा 1000 है, तो ठीक है पहले 1000 तक तो ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा है, पर वो फाइनाइटली बड़ा है, होगा कुछ ने अच्छा खासा नंबर दे दिया। पर उसके बाद देखो, उसके बाद सारे नंबर अल्फा के पापा यानी बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े, बहुत बड़े। यहां पर लास्ट वाला ही नंबर देखो, अल्फा बाय एन, वो जीरो टेंड कर रहा है। अब ये टेंडिंग टू जीरो के साथ बाकी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब टेंडिंग टू जीरो जो नंबर है वो बाकी नंबर्स को जीरो ही बना देगा, अनटिल नेस उनमें से कोई ऐसा हो जिसकी औकात इंफिनिटी होने लायक हो। टेंडिंग टू जीरो को नॉन जीरो बनाने का ताकत टेंडिंग टू इंफिनिटी में है। आप खुद देख लीजिए, इनमें से कोई सा भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर टेंडिंग टू इंफिनिटी वाली बात हो। अगर अल्फा आपका 50 करोड़ भी है ना, तो शुरू वाले नंबर 50 करोड़ की पावर 50 करोड़ हो जाएंगे, इंफिनिटी नहीं होंगे, इंफिनिटी नहीं टेंड करेंगे। अल्फा एक फिक्स नंबर है, अल्फा एक फिक्स नंबर है, और जो भी वो फिक्स नंबर है उसकी पावर एन है। तो ये पक्का आपका जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो पहुंच जाएगा। और जैसे ही ये हुआ तुरंत कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि भाई ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू जीरो। वो कह रहा है हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, वो कह रहा है बहुत बड़ा नेचुरल नंबर ले जाऊंगा एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दूंगा तो जीरो से या जीरो से छोटा ही हो जाएगा। दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन एंड हेंस प्रूव दैट पाई इज इररेशनल। ऑफ कोर्स ये ट्रिकी है, बट जो टूल्स आपने यूज किए हैं वो जेई वाले हैं और पूरा जेई के ही कॉन्सेप्ट से प्रूव हुआ है। आप खुद सोचिए कि अगर आपने जेई एडवांस के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सॉल्व किए हैं तो इस प्रूफ में जो कई जगह छोटी 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 चीजें यूज हुई कि सबसे पहले वो जो ओरिजिनल फंक्शन है उसकी x इक्वल टू a/2b पे सिमिट्री है, उसका यूज आता है जेई के क्वेश्चंस में। जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें पहले n डेरिवेटिव तक वो जीरो ही हो जाएगा, जीरो पे भी और a/b पे भी, क्योंकि खुद ही सोचिए ना उस जीरो जो है उसका n टाइम्स रिपीटेड रूट है। जब n टाइम्स रिपीटेड रूट है तो n-1 तक डेरिवेटिव जीरो ही आएगा, और a/b पे भी n-1 टाइम तक डेरिवेटिव जीरो आएगा, n टाइम्स वो रिपीटेड रूट है उसका। पर उसके आगे कुछ नंबर्स आएंगे, वो जो नंबर्स आएंगे वहां पर हमें पता है सिमेट्री की वजह से प्लस या माइनस हो जाएंगे, ठीक है ये भी समझ में आता है। और ये सब चीज समझने के बाद मतलब आप देखिए दूसरा हमने वो इंटीग्रल की इनइक्वालिटी यूज की। तो यस ट्रिकी जरूर है कि इसने सोचा होगा कि इन चीजों को कनेक्ट कर देता हूं, उसके लिए काफी टफ होगा, लेकिन एज अ जेई स्टूडेंट हमारे लिए समझना कोई टफ नहीं था, हम समझ सकते थे। तो यस पाई इज इररेशनल यहां पे प्रूव हुआ। और आज से हमारे कोर्स में पीएनसी स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी बैकलॉगर्स हैं, जो भी बच्चे यहां से अपना मैथ्स अच्छा करना चाह रहे हैं वो तुरंत ज्वाइन करें। पीएनसी कई बच्चों का ऐसा होता है कि पीएनसी प्रोबेबिलिटी कि उनको आंसर सही नहीं आता है पहली बार में, फिर वो पीछे से आंसर देखते हैं, फिर उसे जस्टिफाई करते हैं, उन्हें हर बार ऐसा लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है, यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है, मतलब गड़बड़ होती जा रही है, मेरे को ये नहीं पता लगता कौन सा मेथड सही है कौन सा गलत है। अगर आपकी समस्या और आप पीएनसी को एकदम लॉजिकल वे में पढ़ना चाहते हैं, ट्रिकी वे में नहीं कि ट्रिक लगा दी, एकदम लॉजिकल वे में हमारे साथ आप पीएनसी पढ़ेंगे, पीएनसी प्रोबेबिलिटी बाइनोमी पढ़ेंगे, आपको पूरी चीज ऐसी लगेगी कि बिल्कुल सिस्टमैटिक क्रिस्टल क्लियर लाइक फिजिक्स। यहां ये कानून है, यहां ये करना है, ये करना है, आपकी को मैं गारंटी देता हूं। फिर आपको पीएनसी का वही क्वेश्चन परेशान करेगा जो बहुत ज्यादा ट्रिकी होगा, कंसेप्चुअली कुछ परेशान नहीं करेगा। तो जितने लोगों को भी पीएनसी में रिक्वायरमेंट है वो ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज को चेकआउट कीजिए, एकेडजा दोस्त को चेकआउट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसके ऊपर मैं होमवर्क क्या दूंगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय।